स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में चर्चित कोंडा वेदुरु बांस, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूल रूप से पाया जाता है? ए. पूर्वी घाट, बी. पूर्वोत्तर भारत, सी. पश्चिमी हिमालय की तलहटी, डी. काठियावाड़ क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पूर्वी घाट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोंडा वेदुरु बांस, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से पूर्वी घाट तथा गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इस प्रजाति के बांस के अंकुर कोंडा रेड्डी जनजाति का मुख्य भोजन है तथा यह अपने पोषण मूल्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। परंपरागत रूप से जनजाति की महिलाओं द्वारा बांस की टहनियों की कटाई की जाती है, जो उनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ प्रकार और दूसरी तरफ प्रक्रिया दी गई है। 1. बायोमाइनिंग, बैक्टीरिया या कवक जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके धातुओं का निष्कर्षण। 2. इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रौद्योगिकी, विद्युत बलों का उपयोग करके दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण की पर्यावरण अनुकूल विधि। 3. रैट होल माइनिंग, संकीर्ण सुरंगों का उपयोग करके खतरनाक श्रम गहन कोयला खनन विधि। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बायोमाइनिंग का तात्पर्य सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, कवक या पौधों का उपयोग करके अयस्कों और अन्य ठोस पदार्थों से धातुओं के निष्कर्षण से है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण के लिए एक अभिनव पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। रैट होल माइनिंग कोयला खनन की एक आदिम, अपरिष्कृत, श्रम प्रधान तथा खतरनाक तकनीक है, अतः युग्म 3 सही ढंग से सुमेलित है। इस फैसले को बाद में मेघालय राज्य बनाम ऑल डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, अतः विकल्प सी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मिशन 500 कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट शब्द अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं? ए. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. भारत और यूनाइटेड किंगडम, सी. भारत और इजराइल, डी. भारत और चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के प्रधानमंत्री की हाल की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ व्यापार और निवेश पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल थीं, जबकि प्रत्याशित कठोर उपायों से परहेज किया गया। मिशन 500 भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। कॉम्पैक्ट 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार किया गया एक ढांचा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुद्रा मूल्यह्रास का तात्पर्य अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। 2. मूल्यह्रास तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक एक निश्चित या अर्धनिश्चित विनिमय दर में अपनी विनिमय दर को कम करने का सचेत निर्णय लेता है। 3. मुद्रा अवमूल्यन से देश की निर्यात गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसके उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुद्रा का मूल्यह्रास अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में बाजार द्वारा मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। मुद्रा मूल्यह्रास का तात्पर्य एक अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से, अतः कथन 1 सही है। दोनों का प्रभाव एक ही है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, जिससे आयात महंगा हो जाता है तथा निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। अवमूल्यन तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक एक निश्चित या अर्धनिश्चित विनिमय दर में अपनी विनिमय दर को कम करने का सचेत निर्णय लेता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उसके उत्पाद और सेवाएं खरीदना सस्ता हो जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय कानून के तहत ऐसी सामग्री को अश्लील माना जाता है यदि यह अशिष्ट या यौन रुचि को आकर्षित करने वाली है।
इसमें भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अलग अलग दंड के प्रावधान है। कथन 2, भारतीय न्यायालयों ने पुराने हिकलिन परीक्षण, जिसके तहत सबसे अधिक प्रभावित होने वाले समूह के आधार पर अश्लीलता का आकलन किया जाता था, को सामुदायिक मानक परीक्षण से प्रतिस्थापित किया है, जिसमें समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय कानून के तहत ऐसी सामग्री को अश्लील माना जाता है यदि यह अशिष्ट या यौन रुचि को आकर्षित करने वाली है। इसमें भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अलग अलग दंड के प्रावधान है, अतः कथन 1 सही है। बीएनएस की धारा 294 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित अश्लील सामग्री को बेचने, आयात करने, निर्यात करने, विज्ञापन देने या प्रदर्शित करने पर पहली बार अपराध करने वालों को 2 साल तक की कैद और 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित या प्रसारित करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अवीग सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इस बात पर बल दिया गया था कि विषय वस्तु का मूल्यांकन संदर्भ के आधार पर किया जाना चाहिए। मार्च 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेज रोमांस के निर्माताओं के खिलाफ अश्लीलता की कार्रवाई को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि केवल अपवित्रता अश्लीलता नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय न्यायालयों ने पुराने हिकलिन परीक्षण का पालन किया है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित समूहों के दृष्टिकोण से अश्लीलता का निर्धारण होता है। समय के साथ इस दृष्टिकोण को सामुदायिक मानक परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जहां किसी कार्य का मूल्यांकन अलग अलग शब्दों या छवियों के बजाय उसकी संपूर्णता में किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नाभिकीय ऊर्जा ग्रिड स्थिरता में योगदान के साथ गहन डीकार्बोनाइजेशन में भी योगदान देती है। 2, अन्य ऊर्जा स्रोतों के विपरीत यह उच्च क्षमता प्रदान करती है, मौसम की स्थिति से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है तथा इसके लिए काफी कम भूमि की आवश्यकता होती है। 3, नाभिकीय संयंत्रों की परिचालन अवधि लंबी होती है और जीवन चक्र उत्सर्जन कम होता है, जो उन्हें भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। 4, केंद्रीय बजट 2025-26 में नाभिकीय ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाभिकीय ऊर्जा ग्रिड स्थिरता में योगदान के साथ गहन डीकार्बोनाइजेशन में भी योगदान देती है, क्योंकि यह पवन या सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विपरीत ऊर्जा का एक निरंतर विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है, जो परिवर्तनशील मौसम की स्थिति पर निर्भर है, अतः कथन 1 सही है। नाभिकीय ऊर्जा अन्य ऊर्जा स्रोतों से इस रूप में अलग है कि यह उच्च क्षमता कारक प्रदान करती है, मौसम की स्थिति से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है और इसके लिए काफी कम भूमि की आवश्यकता होती है, अतः कथन 2 सही है। नाभिकीय संयंत्रों की परिचालन अवधि लंबी होती है और जीवन चक्र उत्सर्जन कम होता है, जो उन्हें भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि इससे न्यूनतम कार्बन उत्पादन के साथ विश्वसनीय दीर्घकालिक ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय संयंत्र न्यूनतम उत्सर्जन के साथ 40 से 60 साल तक चलते हैं, जिससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, अतः कथन 3 सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में नाभिकीय ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है, अतः कथन 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है? 1, स्लोवाकिया, 2, तुर्की, 3, फिनलैंड, 4, स्वीडन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसके सदस्य किसी भी संकट से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नाटो यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के संप्रभु देशों को एक साथ लाता है तथा सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में
परामर्श और सहयोग करता है। गठबंधन के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सहयोगी की समान भूमिका होती है। सदस्य समान मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के रणनीतिक लक्ष्य को साझा करते हैं। नाटो सदस्य देशों ने गठबंधन की स्थापना संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार एक दूसरे का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो यह घोषित करता है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। वर्तमान में स्लोवाकिया 2004, तुर्की 1952, फिनलैंड 2023 और स्वीडन 2024 सहित 32 सदस्य शामिल हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ रिवॉल्यूशन और दूसरी तरफ देश के नाम दिए गए हैं। 1. रूस रिवॉल्यूशन 2003 नेपाल, 2. ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 यूक्रेन, 3. ट्यूलिप रिवॉल्यूशन 2005 किर्गिस्तान। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन सोवियत संघ के बाद के राज्यों में शांतिपूर्ण विद्रोहों की एक श्रृंखला थी, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में मास्को समर्थक सरकारों के स्थान पर पश्चिम समर्थक नेतृत्व स्थापित करना था। जॉर्जिया की रूस रिवॉल्यूशन वर्ष 2003 विपक्षी नेताओं द्वारा एडुआई शेवनदादजे के धोखाधड़ीपूर्ण चुनाव के विरुद्ध किया गया एक शांतिपूर्ण विरोध था, अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। यूक्रेन की ऑरेंज रिवॉल्यूशन वर्ष 2004 राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के व्यापक आरोपों से प्रेरित होकर इस आंदोलन के कारण चुनाव दोबारा कराए गए और अंततः पश्चिमी समर्थक उम्मीदवार विक्टर युशचेंको की जीत हुई, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। किर्गिस्तान की ट्यूलिप क्रांति 2005 विवादित संसदीय चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रपति अस्कर अकायेव को सत्ता से हटा दिया गया, जिससे सुधार और लोकतंत्रीकरण की आकांक्षाओं के साथ एक नई सरकार सत्ता में आई, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है, अतः विकल्प बी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने वर्ष 2005 से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। 2. भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचय विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। अगस्त 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस समझौते के तहत भारत ने निम्नलिखित पर प्रतिबद्धता जताई है। आर्थिक विकास के लिए जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना। वर्ष 2005 से वर्ष 2030 तक भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, अतः कथन 1 सही है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचय विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, डीएनए नैनोराफ्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये डीएनए तंतुओं से निर्मित छोटी और चपटी संरचनाएं हैं। 2. ये जायंट यूनिमेलर वेसिकल्स से जुड़े होते हैं। 3. ये कृत्रिम कोशिका झिल्ली की संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीएनए नैनोराफ्ट डीएनए स्ट्रैंड से बने छोटे सपाट संरचनाएं हैं, जिन्हें विशिष्ट रासायनिक संकेतों के विपरीत कोशिका झिल्ली के आकार और पारगम्यता को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया जा सकता है, अतः कथन 1 सही है। डीएनए नैनोराफ्ट जायंट यूनिलेमुलर वेसिकल्स से जुड़े होते हैं, जो जैविक कोशिका झिल्लियों के सरलीकृत मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन 2 सही है। जब अनलॉकिंग डीएनए स्ट्रैंड जोड़े जाते हैं तो डीएनए नैनोराफ्ट का विस्तार होता है, जिससे झिल्ली का आकार बदल जाता है। यह क्षमता उन्हें सिंथेटिक कोशिका झिल्ली की संरचना को संशोधित करने में सक्षम बनाती है, जिसकी कोशिका की गति, विभाजन एवं संचार में प्रमुख भूमिका होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अरेबियन लेपर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सबसे छोटी तेंदुए की उपप्रजातियों में से एक है, जिसका फर हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें छोटे एक दूसरे से सटी हुई संरचना होते हैं।
2. इसे IUCN सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। 3. यह विशेष रूप से सऊदी अरब में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरेबियन लेपर्ड यह सबसे छोटी तेंदुआ उपप्रजातियों में से एक है जिसमें नर का वजन 30 से 40 किलोग्राम और मादा का वजन 25 से 35 किलोग्राम होता है। इसका फर हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें छोटे छोटे एक दूसरे से सटी हुई संरचना होती है, अतः कथन 1 सही है। इसे IUCN सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः कथन 2 सही है। यह अरब प्रायद्वीप में पाई जाने वाली मूल प्रजाति है। यह सऊदी अरब, ओमान, यमन एवं संयुक्त अरब अमीरात में अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। 2. यह कोल्टन की विश्व आपूर्ति का एक प्रमुख हिस्सा है जिसका उपयोग इसके उच्च चार्ज प्रतिधारण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैंटालम कैपेसिटर के निर्माण हेतु किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।